अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। इंसान में गैसों का तबादला, यानी इंसान में गैसों का तबादला कैसे होता है। तो अगर ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपकी राइट साइड पे सब्सक्राइब का बटन है, इसे दबाकर साथ बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि डेली बेस पे जो लेक्चर मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि इंसान में गैसों का तबादला कैसे होता है। तो आपके सामने ये मैंने मुकम्मल एक स्केच लेवल डायग्राम की मदद से ड्रॉ किया है और डिफरेंट स्टेप को सीक्वेंस के साथ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो हर स्टेप को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। तो आप सबसे पहले अपनी कॉपी और बॉल पेन अपने पास रखिएगा ताकि जैसे ही मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना शुरू करूं ताकि आपको हर स्टेप की समझ के साथ साथ उसका लिखा हुआ मटेरियल भी मिल जाए, तो और खुद आप अपने हाथों से वो नोट भी कर लें। तो सबसे पहले बात करूंगा इंसान में गैसों का तबादला कैसे होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हवा को जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं जिससे हम ऑक्सीजन हासिल करते हैं, और जब सांस के जरिए सांस बाहर निकालते हैं तो हवा को जिस्म से बाहर निकालते हैं तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे जिस्म से बाहर खारिज हो जाती है। तो बेसिकली ऑक्सीजन का अंदर लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का जिस्म से बाहर निकालना ये रेस्पिरेशन में आता है, यानी कि अम्ल तनफ्फुस में आता है, ब्रीदिंग में आता है। जबकि रेस्पिरेशन में एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें जब ऑक्सीजन हम जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं तो जो हमारी बॉडी में मौजूद खुराक होती है वो टूटती है, उसमें कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं जिनसे एनर्जी एटीपी की शक्ल में खारिज होती है। लेकिन यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि इंसान में जो गैसों का तबादला है वो किस सिस्टम के जरिए होता है। तो अल्लाह ताला ने हमें एक सिस्टम अता किया जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, यानी निज़ाम तनफ्फुस, जिसके जरिए गैसों का तबादला होता है। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो बड़े हिस्से हैं। पहले हिस्सा इसका जो है वो है द एयर पैसेज यानी हवा का रास्ता है, और दूसरा द लंग्स यानी फेफड़ों पर मुश्तमिल है। तो पहले हम बात करेंगे कि हवा का रास्ता क्या है, यानी कि इस एयर पैसेज में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लंग्स को देखेंगे कि उनके अंदर किस तरह हवा आती है और साफ होकर वापस चली जाती है। तो ये मैंने आपके सामने एक सीक्वेंस लिखी है जिसको भी मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। तो चलते हैं सबसे पहले द एयर पैसेज की तरफ। जब हम सांस जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं तो आपने नोट किया होगा हमारी चेस्ट का साइज यानी छाती का साइज फेफड़ों के फूलने की वजह से बड़ा हो जाता है ऐसे, और जब सांस को जिस्म से बाहर निकालते हैं तो चेस्ट का साइज यानी फेफड़ों का साइज छोटा हो जाता है। तो जब हवा जिस्म के अंदर हम लेके जाते हैं तो सबसे पहले नॉस्ट्रल यानी कि नाक के जो अगले दो मुंह आपको नजर आ रहे होते हैं, नॉस्ट्रल नथने, उनके जरिए बाहर से हवा नेजल कैविटी में दाखिल होती है, नाक में दाखिल होती है। नाक के अंदर जो खाली जगह मौजूद होती है जिसको हम नेजल कैविटी कहते हैं, अगर गौर से देखें तो इस नेजल कैविटी को यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैग्नीफाई करके आपको दिखाया है। तो इस नेजल कैविटी के अंदर एक दीवार होती है जो इस नेजल कैविटी को दो हिस्सों में तकसीम करती है, और इस दीवार के साथ हेयर्स यानी बाल लगे होते हैं जो बाहर से हवा को फिल्टर करते हैं, और एक नमी वाला म्यूकस मादा चिपका होता है जिसका काम है मॉइस्चर यानी नमी भी मुहैया करना और टेम्परेचर भी यकसा रखना, क्योंकि बाहर से जो हवा आ रही है उसका टेम्परेचर और होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर और होता है। वो उसको इतना टेम्परेचर दे देती है ये जो म्यूकस होती है ताकि अंदर वाले टेम्परेचर के साथ वो यकसा हो जाए, यानी उसे अंदर भी वही टेम्परेचर मिले और जो बाहर से हवा जा रही है उसका भी टेम्परेचर वही हो। तो यहां से नेजल कैविटी से हवा जाती है नेक्स्ट पार्ट यानी फेरेंक्स की जानी। तो यहाँ पे भी मैं क्लियर करता जाता हूँ, ये हवा है, हवा सबसे पहले आई है नेजल कैविटी में नॉस्ट्रल्स के जरिए, और नेजल कैविटी के बाद आई है फेरेंक्स में। फेरेंक्स एक मस्कुलर पाथ होता है जिसके अंदर खुराक और हवा दोनों ही शामिल होते हैं, यानी कि ये एक ही रास्ता है जिससे खुराक ने और हवा ने आगे की तरफ जाना होता है। फेरेंक्स के बाद आए तो आपको यहाँ पे अगर देखें तो ग्लोटस नजर आ रहा है, ग्लोटस से होती हुई आगे
लेरेंक्स में जाना है हवा ने। तो यहाँ पे अगर गौर करें, फेरेंक्स के बाद दो रास्ते बनते हैं। ये खुराक का रास्ता है जो कि फेरेंक्स से खुराक सीधी एसोफेगस में चली जाती है और एसोफेगस इसको आगे सीधी स्टोमिक यानी मैदे की तरफ लेके जाता है खुराक को। और दूसरा रास्ता है जो लेरेंक्स की तरफ हवा को भेज देता है। तो फेरेंक्स से हवा लेरेंक्स में दाखिल होती है, तो इनके दरमियान में ग्लोटिस मौजूद होता है, यानी कि लेरेंक्स की एंट्री पॉइंट पे ग्लोटिस मौजूद होता है और इसके ऊपर एक फ्लैप होता है, कवरिंग होती है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। तो जब हम खुराक खा रहे होते हैं, बॉडी के अंदर जा रही होती है, यहाँ से गुजर रही होती है, तो ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस इस तरह बंद होता है और ऊपर से खुराक सीधी चली जाती है इधर से फेरेंक्स से होती हुई एसोफेगस में और एसोफेगस से सीधी मैदे में। तो सम टाइम जब हम बोल रहे होते हैं तो ये एपिग्लोटिस ऊपर हो जाता है, जिससे खुराक इसके अंदर एंटर होती है, खांसी और दूसरे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये नेचुरल अल्लाह ताला का बनाया हुआ सिस्टम है कि जब भी हम खुराक खाते हैं तो एपिग्लोटिस क्या करता है, ये इस ग्लोटिस के ऊपर इस तरह मौजूद होता है और इसको बंद करके रखता है ताकि इसके अंदर कोई खुराक के ज़रात वगैरह दाखिल ना हो। तो हम बात कर रहे हैं क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम की हवा की, तो हवा फेरेंक्स से होती हुई सीधी आएगी ग्लोटिस में से गुजरने के बाद लेरेंक्स में। अब लेरेंक्स जिसे हम अलाय सूत यानी वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, और ये फेब्रस बैंड्स रेशादार पट्टियों पर मुश्तमिल होता है। दो बैंड पट्टियां या दो जोड़े फेब्रस बैंड के इसके अंदर मौजूद होते हैं और ये आगे वोकल कॉर्ड्स बनाते हैं। फेब्रस बैंड जो है वो वोकल कॉर्ड बनाते हैं जिनका काम होता है साउंड प्रोड्यूस करना, आवाज बनाना। तो लिरिक्स के बाद अगर बात करें हम तो नेक्स्ट अगला स्टेप आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया ये वाली आपको ये जो बड़ी हवा वाली नाली नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, या दूसरा इसका नाम है विंड पाइप। 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और ट्रैकिया के बाद अगर नेक्स्ट देखिए तो एक मेन नाली आपको नजर आ रही है जो आगे जाके दो हिस्सों में तकसीम हो रही है। इन चेस्ट कैविटी में जैसे ही ये दाखिल होती है ट्रैकिया, तो ये दो ब्रोंकाई में तकसीम हो जाती है। ये जो ब्रोंकाई है ये भी कार्टिलेज की बनी होती है और जैसे ही आगे ब्रोंकाई जो है वो लंग्स यानी फेफड़ों में दाखिल होती है। दो फेफड़े आपको नजर आ रहे हैं चेस्ट कैविटी के अंदर, दो फेफड़े हैं, इनमें जैसे ही ये ब्रोंकाई दाखिल होती है तो ये ब्रोंक्यूल्स में तकसीम हो जाती है, बारीक बारीक नालियों में तकसीम हो जाती है जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो ये आपने देखा ट्रैकिया, ये दो आपने देखी ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद आपको ये जो नालियां नजर आ रही हैं जिनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब ये आगे ब्रोंक्यूल्स मजीद तकसीम होकर एल्वेओलर डक्ट्स बनाती हैं, यानी कि ब्रोंक्यूल्स का इख्तिताम छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स पर होता है जिनको एल्वेओलर डक्ट्स का नाम देते हैं। एल्वेओलर डक्ट्स के बाद अगर देखें तो आपको नजर आ रही है एल्वेओलाई। एल्वेओलाई बेसिकली हवा की थैलियां होती हैं, गुच्छेनुमा साख्तें होती हैं, एयर सैक्स होते हैं जिनके अंदर बेसिकली हवा ने जमा होना होता है और ये फूल जाती हैं जिससे फेफड़ों का साइज बढ़ जाता है और हवा जब इनमें से निकल जाती है तो फेफड़ों का साइज कम हो जाता है। एल्वेओलाई ये जमा है, प्लूरल फॉर्म है अल्वेओलर्स की। तो बेसिकली जो ये जो आपको एल्वेओलाई के अंदर मजीद अगर देखें तो ये जो आपको गोल गोल दायरेनुमा साख्तें नजर आ रही हैं, बबल शेप बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम कहते हैं एल्वेओलस। तो बेसिकली एल्वेओलाई मुश्तमिल होते हैं एल्वेओलस पर, यानी कि सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर एक एल्वेओलस को मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको कुछ इस शक्ल का नजर आएगा। इसके गिर्द सिंगल लेयर पर मुश्तमिल एपिथेलियल सेल होती है, एक सेल की तह होती है जिसे एपिथेलियल सेल कहते हैं, और उसके गिर्द कैपिलरीज का एक जाल है जिसने इसको लपेटा होता है। तो ये बेसिकली आपको मैंने हवा का रास्ता बताया है, किस तरह हवा जो है वो नेजल कैविटी से होती हुई और फेरेंक्स ग्लोट्स
लेरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स में, और एल्वेओलर डक्ट्स, एलोलाई और एल्वेलस तक पहुंचती है। तो अगर आप नीचे देखें तो ये फेफड़ों के नीचे आपको कुछ ये स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं जिनको हम कहते हैं डायाफ्राम। ये मसल्स का बना होता है। जब हवा फेफड़ों में दाखिल होती है डायाफ्राम नीचे हो जाता है जिससे फेफड़ों का साइज बढ़ जाता है, और जब हम हवा जिस्म से बाहर निकालते हैं तो ये जो डायाफ्राम होता है ये सिकुड़ता है, ऊपर की तरफ आ जाता है जिससे फेफड़े का साइज कम हो जाता है। तो फेफड़ों के साइज से हम देखते हैं कि हवा फेफड़ों से बाहर खारिज हो रही है या दाखिल हो रही है, और अगर हवा फेफड़ों में दाखिल होगी तो फेफड़ों का साइज बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर हवा जिस्म से बाहर खारिज होगी तो फेफड़ों का साइज कम होगा। ये जो मूवमेंट है ये डायफ्राम कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये जो दोनों फेफड़े होते हैं ये बेसिकली सीने के खला में ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा कार्टिलेज, सर्कुलर कार्टिलेज रिंग भी मौजूद होते हैं अभी इस ट्रकिया के अंदर जिसमें बात कर रहे थे। इसके अलावा भी कुछ पार्ट्स हैं इसके अंदर मैंने मेंशन किया है, जैसा कि ओरल कैविटी है, माउथ है जिससे हम खुराक बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, फेरेंक्स से होती है एसोफेगस में, एसोफेगस से होती है सीधी मैदे में चली जाती है। क्योंकि हमारा बेसिकली यहाँ पे टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, लिहाजा मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही यहाँ पे फोकस करूंगा। ये अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, ए पैसेज के बाद लंग्स की जानिब, कि लंग्स में कैसे खून की सफाई होती है। तो ये दो लंग्स आपको नजर आ रहे हैं। ये जो बबल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं यानी कि एल्वेओलाई जिन्हें हम कहते हैं, ये जब मिलते हैं तो ये आपको अंगूर के गुच्छों की तरह की साख्तें जो आपको नजर आ रही बनाते हैं, जिनके से मिलके हमारे जो दोनों लंग्स है वो बनते हैं, फेफड़े बनते हैं। अब इन पे बात करते हैं। तो ये हार्ट आपको नजर आ रहा है। बेसिकली हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, गंदा खून जो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हल होती है, वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए भेज देता है लंग्स की तरफ ताकि सफाई हो। क्योंकि हमने भी बात की है कि हवा बाहर से आती है, ऑक्सीजन जो वो डायरेक्ट लंग्स में आती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाती है। अब ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में आ चुका है, यहां पे इसकी सफाई होगी यानी कि इसमें ऑक्सीजन मिलेगी। लंग्स का काम है ऑक्सीजन देना, तो ये जो खून है ये साफ हो जाएगा। अब पल्मोनरी आर्टरी आगे आर्टरियूल्स में तकसीम होती हैं, आर्टरियूल्स आगे कैपिलरीज में तकसीम होती हैं, कैपिलरीज आगे देखें तो एल्वेओलस के गिर्द एक गिलाफ बनाया होता है इन्होंने। तो बेसिकली इन एल्वेओलाई के अंदर जो एयर आई होती है जिससे ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजनेशन का अमल होता है, और जो गंदा खून होता है वो यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो यहाँ पे साफ होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आगे से ये कैपिलरीज मिलके वेन्यूल बनाती हैं और वेन्यूल मिलके पल्मोनरी वेन बनाती हैं। अब ये पल्मोनरी वेन वो वेन होती है जिसमें साफ खून यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा पल्मोनरी वेन हार्ट के अंदर भेज देती हैं। तो इस तरह आपने देखा हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स में, वहां पे इसकी ऑक्सीजनेशन यानी सफाई होती है, और साफ खून यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा पल्मोनरी वेन के जरिए हार्ट में चला जाता है। तो इस तरह लंग्स जो है वो खून की सफाई करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपके सामने लेबर डायग्राम की मदद से क्लियर किया है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको इस पूरे टॉपिक की समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पे अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस डेली मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राइट साइड पे एक सब्सक्राइब का बटन उसे दबाएं और साथ बेल आइकन का बटन उसे दबाएं ताकि डेली बेस पे जैसे ही मैं लेक्चर अपलोड करूं केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स का और प्रैक्टिकल से मुतल्लक आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।